नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का इस चैनल में। तो दोस्तों, आज के वीडियो में हम लोग जेएसएससी पीजीटी का जो हिस्ट्री पेपर 2 का जो एग्ज़ाम हुआ है उसके कुछ प्रश्नों को आज इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। तो वीडियो में अंत तक बने रहें और जो लोग इस चैनल में नए हैं, जो लोग इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, वो ज़रूर से ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। तो चलिए दोस्तों, जानते हैं कि किस प्रकार का प्रश्न हिस्ट्री में पूछे गए हैं पीजीटी का जो एग्ज़ाम हुआ था उसमें। पहला प्रश्न ये है कि गुलाम वंश की स्थापना किसके द्वारा ये की गई थी। तो अगर गुलाम वंश की बात करें तो ये कुतुबुद्दीन ऐबक के द्वारा इसकी स्थापना की गई थी। और ये वंश जो था, राजवंश जो चला था गुलाम वंश, ये 1206 से लेके 1290 ईस्वी तक ये चला था, जो कि ये दिल्ली सल्तनत का ये पहला राजवंश ये माना जाता है, गुलाम वंश। और इसके बाद और भी वंश आए, जैसे कि खिलजी वंश हो गया, जो कि 1290 से लेकर 1320 तक चला था। उसके बाद तुगलक वंश, जो कि 1320 से लेकर 1413 ईस्वी तक चला था। उसके बाद आया सैयद वंश, जो कि 1414 ईस्वी से लेकर 1450 तक चला था। और लास्ट में आया लोधी वंश, जो कि ये 1451 से लेकर 1526 ईस्वी तक ये चला था, जो कि ये दिल्ली सल्तनत के जितने भी राजवंश थे उन सभी को इसमें मैंने बता दिया। अब नेक्स्ट जानते हैं जो अगला प्रश्न पूछा गया था, यहाँ पर आपको इंग्लिश में भी प्रोवाइड किए गए हैं। अगला प्रश्न ये है कि सिंधु घाटी सभ्यता में डॉकयार्ड कहाँ से प्राप्त हुआ था। मतलब वेयर वाज द डॉकयार्ड फाउंड इन द इंडस वैली सिविलाइजेशन। तो ये देखा जाए तो ये लोथल, जो कि ये गुजरात में स्थित है, यहाँ पर डॉकयार्ड प्राप्त हुआ, जहाँ पर दोस्तों जो जहाज़, पानी जहाज़ जो होते हैं उन सभी का मतलब ठहरने का स्थल ये कह सकते हैं, जिसको डॉकयार्ड कहते हैं। और ये लोथल से ये प्राप्त हुआ है, जहाँ पर विदेशों से वहाँ पर व्यापार के साक्ष्य भी देखने को मिले हैं। अगला प्रश्न है, हु वाज द फाउंडर ऑफ पाल डायनेस्टी। मतलब पाल वंश के संस्थापक कौन है। तो ये जो पाल वंश है इसके संस्थापक है गोपाल, जो कि ये इनके द्वारा पाल वंश की स्थापना की गई थी। अगला प्रश्न है जो कि ये गांधी जी ने पहला सत्याग्रह किस देश में ये किया था। तो दोस्तों, जब गांधी जी दक्षिण अफ्रीका गए थे वहीं पर ये इनके द्वारा 1906 ईस्वी में यहाँ पर ये पहला सत्याग्रह ये चलाया गया था, जो कि दक्षिण अफ्रीका में रहने वाले जितने भी भारतीय नागरिक थे उनके अधिकारों के संघर्ष में ये गांधी जी के द्वारा ये सत्याग्रह किया गया था। अब ये बात आ गई सत्याग्रह का, तो ये भी जान लेते हैं कि जो हमारे भारत में जब गांधी जी आए थे उसके बाद यहाँ पर भी जो सत्याग्रह चला था, जो कि ये 1917 ईस्वी में चला था, जो कि ये चंपारण सत्याग्रह के नाम से इसको जाना जाता है। और ये हमारे देश का, भारत में ये पहला सत्याग्रह जो कि महात्मा गांधी जी के द्वारा चलाया गया था। और ये चंपारण जो है ये बिहार में ये स्थित है, तो ये ध्यान में रखें, जो कि ये जिला है, बिहार का एक जिला है। अगला प्रश्न है, अजमेर में किसका दरगाह स्थित है। तो देखा जाए तो यहाँ पर मोइनुद्दीन चिश्ती ख्वाजा गरीब नवाज का यहाँ पर दरगाह स्थित है। और यहाँ पर इनका मकबरा भी यहाँ पर स्थित है इनका, तो ये ध्यान में रखें, जो कि ये अजमेर नगर, जो कि ये राजस्थान में ये स्थित है, तो ये भी ध्यान में रखें, अजमेर का जो दरगाह स्थित है। अगला प्रश्न है दोस्तों, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, जो कि जिसको इंडियन नेशनल कांग्रेस बोला जाता है, इसके प्रथम अध्यक्ष ये कौन थे। तो ये दोस्तों व्योमेश चंद्र बनर्जी जो कि थे, जो इंडियन नेशनल कांग्रेस की प्रथम अध्यक्ष के रूप में इनको चुना गया था। और इसकी स्थापना की बात करें तो दिसंबर 1885 में इंडियन नेशनल कांग्रेस की स्थापना की गई थी। अब इसमें अगर देखा जाए तो पहली महिला अध्यक्ष जो थी ये एनी बेसेंट, जो कि ये 1917 ईस्वी में ये चुनी गई थी, पहली महिला अध्यक्ष इंडियन नेशनल कांग्रेस की। और अगर पहली भारतीय महिला अध्यक्ष की बात करें तो ये सरोजनी नायडू जी को चुना गया था, जो कि ये 1925 ईस्वी में ये इंडियन नेशनल कांग्रेस की ये अध्यक्ष बनी थी। तो ये सभी चीज़ें हैं जो इनसे रिलेटेड हैं। अगला जानते हैं, हु रिजेक्टेड डी इंडस्ट्रियलाइजेशन। मतलब भारत में डी इंडस्ट्रियलाइजेशन को किसके द्वारा अस्वीकार किया गया था। तो ये किया गया था मॉरिस डे मॉरिस के द्वारा ये आविष्कार किया गया था, जिसमें जितने भी इंडस्ट्री यहाँ पर थे उन सभी को मतलब समाप्त करने का ये प्रस्ताव इनके द्वारा किया गया था। तो ये ध्यान में रखें, इसका मतलब होता है डी इंडस्ट्रियलाइजेशन का मतलब ही होता है इंडस्ट्री सबको ये समाप्त करना, मतलब उसको ख़त्म करना। अगला प्रश्न है जो कि ये संघीय सरकार क्या है, इससे रिलेटेड प्रश्न पूछा गया था। तो इसका डेफिनेशन जान लेते हैं। तो ये एक सरकार की एक प्रणाली है जो एक बड़ी केंद्र सरकार और स्थानीय और क्षेत्रीय सरकार के बीच ये शक्तियों को विभाजित करता है, जो कि ये संविधान द्वारा ये स्थापित किया जाता है। अगर हम अपने देश भारत की बात करें तो भारत ये संघीय सरकार की प्रणाली है, लेकिन इसमें एकात्मक प्रणाली की ओर भी अधिक झुकाव यहाँ पर देखने को मिलता है। अब नेक्स्ट जानते हैं, अगला प्रश्न है, रूसो का जन्म स्थान कहाँ पर है। तो ये देखा जाए तो ये जेनेवा स्विट्जरलैंड में इनका जन्म हुआ था। और ये
28 जून 1712 ईस्वी में इनका जन्म हुआ था और इनकी जो मृत्यु हुई थी ये 2 जुलाई 1778 ईस्वी में एर्मेन्यूविले फ्रांस में इनकी मृत्यु हुई थी। जो कि ये दोस्तों लेखक, दार्शनिक और राजनीतिक सिद्धांतकार ये थे जिनका नाम है रूसो। तो ये ध्यान में रखें। और इनका अगर पूरा नाम अगर देखा जाए तो ये जीन जैकस रूसो इनका पूरा नाम है। तो ये प्रश्न जो है दोस्तों हिस्ट्री का पीजीटी जो पेपर 2 है उसमें पूछा गया था। हालांकि ये स्पेसिफाइड नहीं हो पाया है कि ये किस दिन का ये पेपर है। हालांकि जिन लोगों के द्वारा एग्ज़ाम दिया गया होगा उन्हें पता होगा कि ये ऐसा ऐसा प्रश्न हमारे शिफ्ट में पूछा गया था, तो आप उसके हिसाब से देख लें। अब नेक्स्ट जानते हैं जो अगला प्रश्न है, विच सिटी हैज़ फर्स्ट रेलवे लाइन इन इंडिया, मतलब भारत में पहली रेलवे लाइन किस शहर में ये स्थापित किया गया था। तो ये देखा जाए तो ये बोरी बंदर जो कि ये बॉम्बे में स्थित है और थाने के बीच में ये पहला रेलवे लाइन ये बिछाया गया था, जो कि ये 16 अप्रैल 1853 ईस्वी में ये बिछाया गया था। जो कि इसका डिस्टेंस अगर देखा जाए तो ये टोटल ये 34 किलोमीटर की दूरी में ये जो बोरी बंदर से लेके थाने तक ये रेलवे स्टेशन बिछाया गया था। और यही मतलब पूछा गया था, रेलवे लाइन से रिलेटेड ये प्रश्न पूछा गया था। अब अगला जानते हैं, सुलह ए कुल के संस्थापक कौन थे। तो ये देखा जाए तो ये मुगल सम्राट जिनका नाम है अकबर, इनके द्वारा इसकी स्थापना की गई थी, सुलह ए कुल की स्थापना। अब इसका अर्थ अगर देखा जाए तो ये सभी के साथ शांति या फिर सार्वभौमिक शांति या फिर पूर्ण शांति, इसका अर्थ होता है सुलह ए कुल। और इसमें दोस्तों जो मुगल सम्राट अकबर थे उनके द्वारा ये जो विभिन्न धर्मों के बीच ये शांतिपूर्ण और सामंजस्यपूर्ण संबंध स्थापित करने के लिए इसकी स्थापना की गई थी। और इनका अगर शासनकाल देखा जाए तो ये 1556 से लेकर 1606 ईस्वी तक इनका शासन चला था अकबर का। तो ये ध्यान में रखें। हालांकि इंग्लिश में भी ये दिया गया है, जिन लोगों का इंग्लिश मतलब जो लोग हिंदी में उतना कंफर्टेबल नहीं फील करते हैं उन सभी के लिए इंग्लिश ट्रांसलेशन भी यहाँ पर कर दिया गया। हालांकि मैं इंग्लिश को मैं नहीं पढ़ूंगा क्योंकि मैं हिंदी भी पढ़ूँ फिर इंग्लिश भी बताऊं तो ये ज़्यादा टाइम खींच जाएगा एक ही वीडियो को बनाने में। तो ये आप खुद से एक बार देख सकते हैं, आपको PDF इसकी मिल जाएगी टेलीग्राम ग्रुप में। अब नेक्स्ट जानते हैं जो अगला प्रश्न पूछा गया है, जहांगीर को न्याय की जंजीर क्यों कहा जाता है। तो ये न्याय की जंजीर जहांगीर को इसलिए बोला जाता है क्योंकि ये लोगों और जो जहांगीर के बीच जो कड़ी था ये स्थापित करने के लिए ये स्थापित किया गया था, जो कि ये आगरा के किले में ये स्थापित किया गया था। जहांगीर का जो न्याय का जंजीर है, ये जो न्याय का जंजीर जो जहांगीर के द्वारा ये बनवाया गया था, जो आगरा के महल में ये बनवाया गया था, इसमें दोस्तों जो भी यहाँ के जो लोग रहते थे, यहाँ इनके जो प्रजा वगैरह जो रहते थे उन लोगों के द्वारा मतलब यहाँ पर खड़े होकर जो भी व्यक्ति 60 घंटियों वाली जंजीर खींचने और जहांगीर से मतलब जो भी खींचता था तो उनसे जहांगीर का व्यक्तिगत सुनवाई करने के लिए वो स्वतंत्र था। वो जहांगीर खुद ही आके उसके प्रति जो है वो कुछ भी वो कहना या फिर सुनना ये किया जाता था। तो ये ध्यान में रखें, जहाँ न्याय की जंजीर ये जहांगीर के द्वारा ये आगरा के किले में ये स्थापित किया गया था, जिसमें डायरेक्ट मतलब प्रजा के साथ इनका संवाद वगैरह जिसमें किया जाता था। अगला प्रश्न है, जयपुर के हवा महल की स्थापना किसने की थी। तो ये देखा जाए तो महाराजा सवाई प्रताप सिंह जी के द्वारा जयपुर के हवा महल की स्थापना की गई थी, जो कि ये 1799 ईस्वी में इसका स्थापना किया गया था। और ये क्यों किया गया था, क्योंकि उनके द्वारा ऐसा मतलब माना जाता था कि शाही जुलूसों और सड़क जीवन को देख सके, इसीलिए ये जयपुर में हवा महल की स्थापना इनके द्वारा किया गया था। ये कुछ हवा महल कुछ इस तरह दिखता है, जो कि ये सड़क मतलब के जस्ट किनारे ये बना हुआ है। अगला जानते हैं, INA दैट मीन्स इंडियन नेशनल आर्मी का दूसरा चरण कब शुरू हुआ था। तो ये देखा जाए तो जुलाई 1943 ईस्वी में ये शुरू किया गया था सुभाष चंद्र बोस जी के द्वारा, जब वह जर्मन और जापानी पनडुब्बियों द्वारा ये सिंगापुर पहुंचे थे। वहां पर इंडियन नेशनल आर्मी का दूसरा चरण इनके द्वारा शुरू किया गया था। उस टाइम दोस्तों द्वितीय विश्व युद्ध जो था वो चल रहा था, जिस दौरान ब्रिटिश शासन से ये स्वतंत्रता प्राप्त करने के लिए इनके द्वारा कुछ किया जा रहा था, जो अपना आर्मी स्टेबलाइज किया जा रहा था ताकि वे लड़ के अपने देश को स्वतंत्र करा सके ब्रिटिश शासन के खिलाफ। तो ये ध्यान में रखें, ये सुभाष चंद्र बोस जी के द्वारा ये किया गया था। अगला जानते हैं, गुरु ग्रंथ साहिब सबसे पहले किसने लिखा था। तो ये देखा जाए तो 5वें गुरु अर्जुन देव जी के द्वारा लिखा गया था गुरु ग्रंथ
साहिब। हालांकि बाद में ये 10वें गुरु गुरु गोविंद सिंह द्वारा भी जो 9वें गुरु तेग बहादुर की रचनाएं हैं उसको जोड़ा गया था, तो ये ध्यान में रखें। और इसमें दोस्तों 5 गुरुओं और कई अन्य हिंदू सूफी मुस्लिम संतों की ये रचनाएं यहाँ पर शामिल किया गया है, तो ये ध्यान में रखें। गुरु ग्रंथ साहिब ये 5वें गुरु गुरु अर्जुन देव के द्वारा पहली बार मतलब सबसे पहले ये लिखा गया था। अगला जानते हैं, देवनाम प्रियदर्शी अशोक का नाम किस शिलालेख में ये मिलता है? तो ये दोस्तों मस्की शिलालेख जो है वहाँ पर अशोक का पूरा नाम अर्थात देवनाम प्रिय अशोक ये देखने को मिलता है अशोक के मस्की शिलालेख में, मतलब मस्की रॉक एडिक्ट में ये देखने को मिलता है। दोस्तों अशोक जो था वो काफ़ी प्रतापी वो मतलब महाराजा शासक था, जो कि ये कलिंग पर विजय करने के बाद इनका जो है हृदय परिवर्तन हो गया। और ये क्यों हुआ? क्योंकि जब वो कलिंग का विजय किए थे उस टाइम जब कलिंग का दौरा करने के लिए गए थे वो तो उनके द्वारा देखा गया कि काफ़ी सारे जो लोग हैं वो मतलब मूर्छित पड़े हुए हैं इधर उधर ग्राउंड में, तो वो देख के उनका जो है हृदय परिवर्तन हो गया। उसके बाद वे जो थे अशोक जो थे वो धर्म के द्वारा विजय के लिए वो मतलब इस तरह मतलब धर्म का मार्ग उनके द्वारा अपनाया गया। उसके बाद उनके द्वारा युद्ध की नीति को लगभग छोड़ दिया गया था, तो ये ध्यान में रखें। कलिंग पर विजय प्राप्त करने के बाद ये अशोक के द्वारा धर्म की नीति अपनाई गई। ये भी काफ़ी बार आने वाले एग्जामों में प्रश्न ऐसा देखने को मिला है। अब अशोक के कुछ शिलालेख हैं मतलब रॉक एडिक्ट हैं जिसमें कुछ कुछ चीज़ें मेंशन की हुई हैं। जैसे कि अगर शिलालेख 1 की बात करें तो ये अशोक की अपनी प्रजा की रक्षा का सिद्धांत यहाँ पर इसमें मेंशन किया है कि अशोक किस प्रकार अपने प्रजा की रक्षा करते थे। और दूसरे शिलालेख की बात करें तो ये धर्म से रिलेटेड है उसके बारे में यहाँ पर मेंशन है। और तीसरे शिलालेख की बात करें तो ये अपनी प्रजा के बीच क्रूरता, पाप, कठोरता, घमंड और क्रोध की प्रथाओं से बचना ये मेंशन किया हुआ है तीसरे शिलालेख में। और चौथे शिलालेख की बात करें तो ये राजकों के क्या उत्तरदायित्व होने चाहिए जनता के प्रति, उन सभी चीज़ों के बारे में ये मेंशन किया हुआ है। तो ये सभी चीज़ें जो अशोक शिलालेख से ये रिलेटेड है, ये इंग्लिश में भी प्रोवाइड किया गया है, तो आप इसको पढ़ सकते हैं। जो लोग इंग्लिश मीडियम के हैं वो पढ़ के समझ सकते हैं, हालांकि हिंदी में भी आपको समझ में आ ही गया होगा। मेनली देखा जाए तो दोस्तों झारखंड मतलब इस इलाके में मैक्सिमम जो है हिंदी मीडियम के हैं, इसीलिए मैंने हिंदी से ही एक्सप्लेन कर रहा हूँ। हालांकि मैं चाहूँ तो इंग्लिश में भी मैं कर सकता हूँ, लेकिन मैक्सिमम जो व्यूअर्स है जो लोग देखते हैं वो लोग हिंदी मीडियम के ही यहाँ पर देखने को मिलता है। अब नेक्स्ट जानते हैं, व्हेन डिड नामीबिया गेट इट्स इंडिपेंडेंस, मतलब नामीबिया को स्वतंत्रता कब मिली थी? तो ये देखा जाए तो ये 21 मार्च 1990 को ये स्वतंत्रता प्राप्त हुआ था नामीबिया को, जो कि यहाँ पर देखा जाए तो पहले ये जर्मन का यहाँ पर कॉलोनी था नामीबिया में। जिस तरह हमारे देश में ब्रिटिश का कॉलोनी और पुर्तगालीज का कॉलोनी था, उसी प्रकार अगर देखा जाए तो नामीबिया में जर्मन का कॉलोनी यहाँ पर देखने को मिलता है। अगला प्रश्न है, गांधी जी किस अधिवेशन में कांग्रेस के अध्यक्षता ये किए थे? तो ये देखा जाए तो 1924 का जो बेलगाम अधिवेशन था उसमें गांधी जी के द्वारा अध्यक्षता किया गया था इंडियन नेशनल कांग्रेस का। और ये दोस्तों गांधी जी के द्वारा केवल एक ही बार ये इनकी द्वारा अध्यक्षता की गई थी, तो ये ध्यान में रखें। जो कि ये 1924 का ये बेलगाम अधिवेशन था, उसी में बस एकमात्र बार इनके द्वारा कांग्रेस के अध्यक्ष के पद पे ये रहे। अगला जानते हैं, हु स्टडीड द अशोकन इंस्क्रिप्शन, मतलब अशोक के शिलालेख का अध्ययन किसने किया था पहली बार? तो ये देखा जाए तो ये जेम्स प्रिंसेप के द्वारा ये 1837 ईस्वी में ये किया गया था, जो कि ये ब्रिटिश के एक मतलब अधिकारी थे उनके द्वारा ये किया गया था। अशोक का जो एडिक्ट था वो डेसिफर किया गया था, मतलब पढ़ा गया था अशोक के शिलालेख को। अगला प्रश्न है, मराठों द्वारा किस प्रकार का कर लगाया जाता था? तो ये देखा जाए तो ये चौथ और फिर सरदेशमुखी जो ये 2 प्रकार के कर जो थे मतलब टैक्स जो थे ये मराठों के द्वारा लगाया जाता था। जिसमें अगर चौथ की बात करें तो ये सकल राजस्व या फिर उपज का 1/4 हिस्सा यानी 25% था। और अगर सरदेशमुखी की बात करें तो जो एकत्रित चौथ था उस पर लगाया जाने वाला 10% का अतिरिक्त कर ये था, जिसको सरदेशमुखी कहा जाता था। तो ये ध्यान में रखें। और ये जो टैक्स जो वसूले जाते थे ये शत्रु या फिर विदेशी राज्य से मराठा साम्राज्य के जागीरदारों को दिया जाने वाला ये टैक्स था, मतलब उन लोगों के द्वारा ये टैक्स वसूला जाता था। अब अगला प्रश्न है,
प्रसिद्ध कवि अमीर खुसरो किस दरबार में ये थे, मतलब किस दरबार के ये दरबारी कवि थे। तो ये देखा जाए तो ये अलाउद्दीन खिलजी के ये दरबारी कवि थे अमीर खुसरो, जो कि इनको दोस्तों उर्दू साहित्य का जनक भी कहा जाता है, कव्वाली का जनक भी कहा जाता है, और भारत की आवाज़ और तोता ए हिंद के नाम से भी इनको जाना जाता है अमीर खुसरो को। और ये अलाउद्दीन खिलजी के ये दरबारी कवि थे, जो कि ये देखा जाए तो अलाउद्दीन खिलजी का शासन ये 1235 से लेके 1325 तक ये मतलब था, तो ये ध्यान में रखें। अगला प्रश्न है, जीटी रोड का निर्माण किसने करवाया था। तो ये देखा जाए तो ये शेरशाह सूरी के द्वारा जीटी रोड का निर्माण करवाया गया था, जो कि इसकी लगभग लंबाई ये 3710 किलोमीटर ये लंबा है, जिसमें दोस्तों ये जो रोड है ये मध्य एशिया को भारतीय उपमहाद्वीप को ये जोड़ता है जीटी रोड, और उस टाइम ये शेरशाह सूरी जी के द्वारा करवाया गया था। और ये एशिया के सबसे लंबे और पुराने सड़कों में से ये एक है जीटी रोड। हालांकि ये प्रश्न काफ़ी बार डिफरेंट एग्जामों में देखने को मिलता है कि जीटी रोड का निर्माण किसके द्वारा किया गया था, और ये डायरेक्ट ऐसे शेरशाह सूरी का ऑप्शन वहाँ पर देखने को मिलता है। अगला जानते हैं, अकबरनामा किसने लिखा था। तो ये लिखा था अब्बुल फजल के द्वारा लिखा गया था अकबरनामा, जिसमें दोस्तों तीसरे मुगल सम्राट अकबर की 3 भागों वाली जीवनी यहाँ पर मेंशन किया हुआ है, और ये फारसी भाषा में लिखा गया था अकबरनामा, तो ये भी ध्यान में रखें। अगला प्रश्न है, हड़प्पा सभ्यता के किस स्थल में हमें घोड़े की हड्डी मतलब घोड़ों की हड्डियां देखने को मिली है। तो ये देखा जाए तो ये सुरकोटडा स्थल जहां पर है गुजरात के कच्छ जिले के रापर तालुका में ये स्थित है, वहीं पर ये घोड़े के साक्ष्य यहाँ पर देखने को मिली हैं, जो कि ये हड़प्पा सभ्यता से ये बिलोंग करते हैं। अगला प्रश्न है, 1857 के विद्रोह की शुरुआत मेरठ से किसने की थी। तो ये देखा जाए तो ये कदम सिंह जी के द्वारा 1857 का विद्रोह जो था उस समय मेरठ से इनके द्वारा नेतृत्व किया गया था, जो कि ये 9 मई 1857 को ये शुरू किया गया था, और इनके नेतृत्व में मेरठ में किया गया था, जो कि ये मेरठ के परिचितगढ़ और मवाना के राजा ये थे कदम सिंह, जिनके द्वारा ये नेतृत्व प्रदान किया गया था। और इसमें दोस्तों भारत के जो सिपाही थे उनके द्वारा ब्रिटिश अधिकारियों की हत्या कर दी गई थी, और 10 मई को उन लोगों के द्वारा दिल्ली तक मार्च किया गया था, इसमें देखा जाए तो 1857 के विद्रोह में। अगला प्रश्न है, अल बरूनी किसके साथ भारत आया था। तो ये देखा जाए तो ये गजनी का मोहम्मद गजनी के साथ ये भारत आया था अल बरूनी, जो कि ये 44 वर्ष की आयु में ये भारत आया था। और ये दोस्तों इनके द्वारा 10 वर्षों तक भारत में रहा गया, और यहाँ के जो भी चीज़ें थे, यहाँ के लोग, यहाँ के राजा थे, उन सभी का अध्ययन किया गया, और ये मोहम्मद गजनवी को ये भेजा जाता था। और इनके द्वारा अगर देखा जाए मोहम्मद गजनवी के द्वारा वर्ष 1000 से 1027 ईस्वी तक 17 बार इनके द्वारा आक्रमण किया गया भारत में मोहम्मद गजनी के द्वारा। तो ये भी ध्यान में रखें, ये भी काफ़ी बार प्रश्न पूछा जाता है। अगला प्रश्न है, देवगिरी शासक रामचंद्र कौन थे। तो ये देखा जाए तो रामचंद्र जो थे, जिन्हें रामदेव के नाम से भी जाना जाता है, और ये भारत के दक्कन क्षेत्र सेवना, जिसको यादव राजवंश भी कहा जाता है, उसके ये शासक थे देवगिरी शासक रामचंद्र। और ये जो थे ये अपने चचेरे भाई जिनका नाम था अमान्ना, उनसे सिंहासन छीन के ये राजगद्दी पर बैठे थे रामचंद्र, तो ये ध्यान में रखें। और इसमें देखा जाए तो दोस्तों अलाउद्दीन खिलजी 1296 में यहाँ पर देवगिरी पर मतलब हमला किया गया था, और उस टाइम जो थे अलाउद्दीन खिलजी जो था ये दिल्ली सल्तनत में कारा का गवर्नर ये मतलब वहाँ का गवर्नर था, और उस टाइम जो था दिल्ली सल्तनत में जलालुद्दीन खिलजी का शासन था, मतलब जलालुद्दीन खिलजी के द्वारा ही खिलजी वंश की स्थापना की गई थी, राजवंश की स्थापना की गई थी। उसके बाद जलालुद्दीन खिलजी को मतलब अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा मार के वो सिंहासन अपना लिया गया। उसके बाद अलाउद्दीन खिलजी दिल्ली सल्तनत का ये शासक बना। उसके बाद इनके द्वारा मतलब काफ़ी सारे जो है ट्रांसफॉर्मेशन किए गए थे। इनके द्वारा जो बाजार प्रणाली था वो काफ़ी मतलब ये देखने को मतलब अच्छा देखने को मिला है, जहाँ पर मतलब कोई मतलब वहाँ पर देखा जाए तो भ्रष्टाचार वहाँ पर नहीं देखने को मिला था। और इनके द्वारा जो है नियमित जो है सैनिक जो मतलब वेतन के साथ ये इनके द्वारा रखा जाता था। तो ये ध्यान में रखें, अलाउद्दीन खिलजी से रिलेटेड कुछ चीज़ें हैं।
अब नेक्स्ट जानते हैं अगला जो प्रश्न पूछा गया था, मौर्य वंश का अंतिम शासक कौन था। तो ये देखा जाए तो ये बृहद्रथ मौर्य जो थे, ये मौर्य साम्राज्य का ये 9वां या फिर अंतिम शासक इसको माना जाता है, बृहद्रथ को। और इनके द्वारा 187 से लेके 185 ईस्वी तक ये शासन किया था बृहद्रथ। मतलब देखा जाए तो लगभग 2 साल तक ही ये शासन कर पाया था। और इसकी हत्या दोस्तों, ये इनके जो सेनापति थे पुष्यमित्र शुंग, इसके द्वारा ही इसकी हत्या कर दी गई थी। उसके बाद पुष्यमित्र शुंग के द्वारा शुंग डायनेस्टी की स्थापना की गई थी। तो ये ध्यान में रखें, शुंग डायनेस्टी की स्थापना किसके द्वारा की गई थी, तो ये पुष्यमित्र शुंग के द्वारा की गई थी। और ये मौर्य वंश के अंतिम शासक बृहद्रथ की हत्या करने के बाद ये किया गया था। और मौर्य वंश की बात करें तो इसकी स्थापना चंद्रगुप्त मौर्य के द्वारा किया गया था। तो ये भी ध्यान में रखें। हिस्ट्री के कुछ ये सभी पॉइंट्स हैं जो मतलब बेसिकली ये ध्यान में होना चाहिए। अब नेक्स्ट जानते हैं नानाघाट शिलालेख कहाँ पाया गया था। तो ये देखा जाए पुणे जिले में ये पाया गया था नानाघाट शिलालेख, जो कि ये जुन्नर शहर से लगभग 27 किलोमीटर उत्तर पश्चिम में ये स्थित है, नानाघाट का शिलालेख। और इसमें देखा जाए तो ये देवी नागनिका या फिर नैनिका द्वारा ये जारी किया गया था, नानाघाट का जो शिलालेख था। और इसमें दोस्तों शासक सतकर्णी प्रथम की ये उपलब्धियों का वर्णन इसमें किया गया है नानाघाट शिलालेख में। और इसमें देखा जाए तो नैनिका जो ये 1ली शताब्दी ईस्वी पूर्व में ये अपने बेटे जिनका नाम था सतकर्णी द्वितीय की अल्पव्यस्तता के दौरान ये सातवाहन राजवंश की ये रानी शासक के रूप में ये काम किया था नैनिका जी के द्वारा। और उनका विवाह अगर देखा जाए तो राजा सतकर्णी से हुआ था। और उनके जो सतकर्णी द्वितीय जो थे ये उनके पुत्र थे नैनिका के। तो ये सभी चीज़ें हैं जो इनसे रिलेटेड है नानाघाट शिलालेख से, और यहीं से प्रश्न पूछा गया था। तो ये कुछ मतलब हिस्ट्री के जो कुछ प्रश्न पूछे गए थे उन सभी का मैंने इसमें एनालिसिस कर दिया दोस्तों। होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा दोस्तों। तो वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, जितने भी आपके हिस्ट्री के जो कैंडिडेट हैं उन सभी को कम से कम बताएं कि ऐसा मतलब क्वेश्चन जो पूछा गया था, जो पीजीटी का एग्ज़ाम है, हो सकता है आने वाले जितने भी एग्ज़ाम होंगे पेपर 2 जिसका हिस्ट्री होगा उन सभी में आपको ये प्रश्न, ऐसे ही प्रश्न देखने को मिलेंगे दोस्तों। तो दोस्तों इस चैनल में आपको काफ़ी चीज़ें जानने को मिलेगी, झारखंड जी के जीएस के प्रीवियस क्वेश्चन, और लैब असिस्टेंट पीजीटी का टोटल 10 मॉडल सेट करवाया गया था, जिसमें दोस्तों काफ़ी लोगों का इसमें पेपर 1 में काफ़ी हेल्प हुआ। जो लोग ये देखे होंगे उन सभी के लिए ये काफ़ी मददगार साबित हुआ होगा। और इस चैनल में आपको वीकली करंट अफेयर्स देखने को मिलेगी, जो कि प्रत्येक सैटरडे के मॉर्निंग में आपको यहाँ पर अपलोड किए जाते हैं। और उसके अलावा झारखंड के जितने भी आने वाले एग्ज़ाम्स होते हैं उन सभी के यहाँ पर मॉडल सेट भी करवाए जाते हैं। और जितने भी एग्ज़ाम हुए हैं उन सभी का भी एनालिसिस इस चैनल में किया गया है। तो आप एक बार प्रोफाइल विजिट करके देख सकते हैं, जो आपको इम्पोर्टेंट लगे वो आप उसको देख सकते हैं दोस्तों। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें और अपने अच्छे कमेंट पेश करें। और जो लोग इस चैनल में नए हैं, जो लोग इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, वो ज़रूर से ज़रूर सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर दबाएं, ताकि आपको रेगुलर अपडेट मिलती रहे इस चैनल के थ्रू। और दोस्तों अगर इसकी आपको PDF की ज़रूरत हो तो आप टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन करें, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो थैंक यू दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक बने रहें।